नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम राजस्थान भूगोल शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम राजस्थान का सामान्य जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश क्लासें होगी अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की, और ये बिल्कुल अपडेट क्लासें होगी। जैसे आपको सबको पता है कि नया जो जिलों का वर्गीकरण है उसके हिसाब से, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कुछ भूगोल की चीजें भी अपने मतलब क्वेश्चन है वो चेंज हुए, और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो चेंज होकर ही आएंगे, मतलब बदले हुए परिदृश्य के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी अपन ध्यान में रखेंगे। तो राजस्थान भूगोल की बिल्कुल फ्रेश अपडेट क्लासें होगी है, और इसमें अपन बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं, बदले हैं, डिस्ट्रिक्ट की संख्या बड़ी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को और पूरा मैटर है वो अपडेट का हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और तो चलिए इसको देखते हैं अपन। और राजस्थान भूगोल की ये हमारी क्लासें हैं। अब इसमें अपन राजस्थान का सामान्य परिचय, अर्थात राजस्थान ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है, भारत के हिसाब से, एशिया के हिसाब से राजस्थान की आकृति, इसकी सीमाएं, विस्तार, इसका क्षेत्रफल वगैरह, वो सब चीजें आज अपन जानेंगे इस क्लास में। तो ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन क्लास टाइप से ही है, इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है इस टाइप की चीजें, तो वो आज अपन देखेंगे। रामनिवास गहलोत जी, राजपाल गुर्जर जी, नरेश लोहार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजस्थान का भूगोल से संबंधित हमारी ये क्लासें रहेगी। राजस्थान का भूगोल आपको पता ही है हर एग्जाम में आता है, और आपके स्पेशली जो अभी एग्जाम होता है राजस्थान के, उनमें सब में इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। रंचूलाल जी सैनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वैभव सिंह जी चुंडावत जी, गुड आफ्टरनून। नरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि राजस्थान का जो नामकरण है, ये राजस्थान नाम कहां से आया। अच्छा, कल जीके में कोई बात नहीं, अपन को पढ़ना तो है, किले भी पढ़ने हैं और अपन को ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो आज अपन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं ना। ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, आज से अपन पहली क्लास होगी अपनी ये। दिनेश कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मोहित बंजारा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन राजस्थान का जो एकीकरण, क्या नामकरण है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ था, राजस्थान नाम कहां से आता है। हालांकि ये सामान्य जानकारी की क्लास है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिटेल जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो नामकरण की बात करें भूगोल के हिसाब से, तो आपको पता है राजस्थान भारत का एक राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसका नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण है राजस्थान, वो कहां से आया, तो थोड़ा सा, हालांकि ज्योग्राफी से इसका कोई लेना देना है नहीं, बेसिकली इतिहास की बात हो जाती है, ऐतिहासिक बातें, क्योंकि नाम रखना करना भूगोल निर्धारित नहीं करती है, वो सरकारें होती है, वहां के शासक होते हैं, वो तय किया करते हैं। सोनू कुमार जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आरिस खान जी, वेलकम। बजरंग भार्गव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए राजस्थान का नामकरण की बात करें, तो ये जो शब्द है राजस्थान, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो राजस्थान शब्द है, इसके अगर थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये जो शब्द है राजस्थान, सबसे पहले जिसने यूज किया था ये शब्द, वो व्यक्ति या वो बंदा, वो विद्वान कौन थे, तो वो कर्नल जेम्स टोड है ना। कर्नल जेम्स टोड थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे, है ना। तो इनको अपन राजस्थान की इतिहास में ज्यादा पढ़ा करते हैं। किसमें पढ़ते हैं, इसको अपन राजस्थान के इतिहास में ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो योगदान है वो इतिहास में ही है, और राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता में कहलाते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको अपन जानते हैं। तो राजस्थान के इतिहास पे इन्होंने खूब सारा अध्ययन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए राजस्थान में ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे, और यहाँ की रियासतों में घूमे फिरे, और यहीं पे इतिहास में खूब सारा काम किया था। प्रकाश जी नमस्कार, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कोई था, तो वो कर्नल जेम्स टोड थे। कौन थे, कर्नल जेम्स टोड, है ना, टोड थे। तो इन्होंने सबसे पहले, और ये राजस्थान के इतिहास के पिता में भी कहलाते हैं। अब ये ऐतिहासिक बात है, फैक्चुअल चीज है, तो अब उस हिसाब से अपन, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड थे। ये राजस्थान के इतिहास के पिता में कहलाते हैं, अर्थात फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहलाते हैं। साथ ही साथ इनको एक नाम दिया जाता है, उपनाम घोड़े वाले बाबा। राजस्थान के इतिहास पे ही इन्होंने काम किया था, भूगोल से इनका कोई लेना देना वैसे नहीं है, लेकिन अपन जानकारी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। अब
इनकी कुछ बुक्स है वो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं जैसे, है ना, तो उसी में इन्होंने ये शब्द यूज किया था। इनकी जो बुक्स प्रकाशित हुई थी उसमें क्या था, और 1829 के आसपास की बात है, तो वो अपने काम का नहीं है वो, है ना। अपन को ये जानकारी रखना है केवल कि राजस्थान शब्द है वो किसने यूज किया। इससे पहले मतलब एक तरह से, हालांकि इन्होंने केवल इस टाइप का शब्द यूज किया था केवल। अब इससे पहले यहाँ के लिए या इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जो राजस्थान का क्षेत्र है भौगोलिक रूप से, उसके लिए जो शब्द यूज होता था या इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए, वो होता था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो राजपूत शासक थे, तो राजपूताना या, है ना, इस टाइप का शब्द यूज हुआ करता था। क्या शब्द होता था पहले? राजपूताना, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, स्थानीय तत्कालिक जो शासक थे, राजा थे यहाँ के, वो राजपूत वंश, राजवंशों से रिलेटेड थे। तो जेम्स टोड कहाँ का? ब्रिटिश निवासी था, है ना, वेल्स का निवासी था, इंग्लैंड का निवासी था। तो राजपूताना शब्द है वो इस क्षेत्र के लिए यूज हुआ करता था। क्या शब्द होता था? राजपूताना, इस क्षेत्र के लिए यह शब्द यूज हुआ करता था। फिर आगे चल करके अपन ने जब राजस्थान, अपन इतिहास में और पढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं ना, राजस्थान कैसे अलग अलग रियासतों से बाद में एक हुआ पूरा, है ना। तो राजस्थान का एकीकरण की बात जब करते हैं उसमें एक शब्द आता है, राजस्थान का एकीकरण का जो द्वितीय चरण है, सेकंड फेज जो है, द्वितीय चरण, उसमें 25 मार्च 1900, है ना, 25 मार्च 1948 का जो सेकंड चरण है उसमें यह शब्द यूज होता है राजस्थान, उसमें पूर्वी राजस्थान शब्द यूज होता है ना। राजस्थान के एकीकरण में सेकंड चरण में एक वर्ड यूज होता है, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, है ना, पूर्वी राजस्थान, इस टाइप का एक शब्द यूज होता है। तो राजस्थान शब्द वहां पर भी यूज होता है ना। इसमें भी देखो राजस्थान शब्द आता है, तो यहां पर भी राजस्थान शब्द यूज हुआ। अब आगे चल करके 1 नवंबर को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, राज्य, है ना, पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है एकीकरण, तब इसको जो नाम दिया गया था वो नाम भी क्या था? वो नाम इसका राजस्थान ही था, है ना। तो राजस्थान जो शब्द आता है अपने, इसका एक सिंपल ब्रीफली इतिहास अपन ने जान लिया। पहले ये भौगोलिक क्षेत्र जिसको आज अपन राजस्थान के नाम से जानते हैं वो राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था। पहले इसके लिए इस टाइप के शब्द, मतलब कि कौन सा शब्द यूज होता था? राजपूताना शब्द यूज हुआ करता था। किसके? इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए जिसको आज अपन राजस्थान के रूप में जानते हैं। आज अपन जिसको राजस्थान के रूप में जानते हैं तो उसको पहले राजपूताना नाम दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि यहाँ के जो तत्कालिक शासक हुआ करते थे वो कौन थे? वो राजपूत राजवंशों से रिलेटेड थे, तो इस वजह से इसको राजपूताना शब्द यूज किया जाता था। किसके द्वारा किया गया ये शब्द भी? तो मोस्टली ये बाहर के जो ब्रिटिश विद्वान थे और उनके द्वारा ही ये शब्द। बाकी अपने यहाँ पे तो आपको पता है भौगोलिक जो एरिया है, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, वहां के अलग अलग शासक हुआ करते थे, उस हिसाब से मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है ना, इस टाइप के नाम थे। वो सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों विशेषताओं के हिसाब से बात है ना। तो ये नामकरण आपको पता चल गया। और 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया था, उस दौरान इसको राजस्थान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। तो इसका नामकरण कैसे हुआ ये एक सिंपल सी बात अपन ने जान ली। पता चल गया आप लोगों को कि सबसे पहले राजस्थान शब्द यूज का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। इनको अपन, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। बाद में इतिहास में इनकी हिस्ट्री में रुचि ज्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया? इतिहास पे ही काम करना शुरू कर दिया। खूब सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी की, फिरे, सब जगह घूमे फिरे थे अपनी जॉब के साथ ही, और यहाँ की इतिहास की संबंधित जो जानकारी होती है ले जाकर के बाद में इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी। वो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे या हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो भूगोल से इन सब चीजों का वैसे लेना देना नहीं था, लेकिन आपके मन में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान शब्द कहां से हुआ या कहां से आया। अपन ने ये सब चीजें इसमें जान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन अब इसमें जानते हैं कुछ भूगोल की बातें। तो राजस्थान की स्थिति का मतलब है कि राजस्थान की लोकेशन कहां पे है, ग्लोब पे कहां पे है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसमें कहां पे आता है राजस्थान, भारत की बात करें तो उसमें किस जगह राजस्थान स्थित है ना। तो वो सब चीजें आज अपन जानेंगे इसमें। राजस्थान की स्थिति की बात करें कि राजस्थान की स्थिति, लोकेशन, स्थिति का मतलब क्या है? लोकेशन की बात करें तो वर्ल्ड में बात करें, अगर ग्लोब पे बात करें तो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, आप लोगों ने
स्कूल में या आपने पढ़ा होगा, नहीं भी देखा होगा तो अपन एक बना करके देख लेते हैं। ग्लोब का मतलब जो अपना पृथ्वी है या गोला है उसको अपन एक गोले के रूप में, ग्लोब के रूप में मानते हैं। तो ये इस टाइप की आकृति। अब इसमें आपको पता है इधर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ दिशा होती है, इधर कौन सी होगी, साउथ हो जाएगी, है ना, और इधर आपके ईस्ट हो जाएगी और इधर आपके वेस्ट दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इस पैरेलल एक लाइन जिसको अपन, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। तो ये लाइन क्या करती है, पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये 0 डिग्री लाइन है, वो क्या करती है, पूरे ग्लोब को, है ना, 0 डिग्री क्या करेगी, पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, एक आपका दक्षिण का हिस्सा, एक आपका नॉर्थ का हिस्सा। तो अब इसमें क्या होता है, अपन उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसी टाइप से एक लाइन, इसमें एक लाइन ग्लोब पे अपन इस टाइप से भी होती है ना, इस टाइप से भी 0 डिग्री पैरेलल इस टाइप से भी होगी, जिसको अपन, ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये इसको अपन 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर, और ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये क्या है, अक्षांश रेखा, जिसको अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये जो आड़ी या जो मतलब इस टाइप से पैरेलल लाइनें जितनी भी होगी वो अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, और इस टाइप से खड़ी जो लाइनें होगी, इस टाइप से जो खड़ी लाइनें होगी वो क्या कहलाएगी, वो देशांतर रेखाएं कहलाएगी। तो भूगोल में के हिसाब से अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होती है। अब इस पूरे ग्लोब पे राजस्थान कहाँ पे स्थित है, ये चीज अपन को देखनी है। क्या देखना है अपने को, बेसिकली अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान इस पूरे ग्लोब पे कहाँ पे होगा। अभी अपन ने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, इस 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाले को, इसको अपन क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान इसमें कहां पे स्थित है ये अपन को पहचानना है। तो विश्व में या ग्लोब पे राजस्थान की स्थिति है वो कहां पे होगी, इसमें लिखा है ना अपने, ग्लोब पर राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां पे होगी। तो देखो राजस्थान की जो स्थिति है वो आपके एक तरह से इंडिया, क्योंकि इंडिया भी इधर आता है, है ना, उत्तर वाले पे, क्योंकि इंडिया ये 0 डिग्री, तो अपन भारत की अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो 8 डिग्री से शुरू होता है ना, तो वो भी क्या है, यहां से कहीं से शुरू होगा, इंडिया भी इस टाइप से, है ना। तो राजस्थान तो इस वाले पार्ट में यहां कहीं आएगा, राजस्थान क्या है, यहां कहीं आएगा आपके एक तरह से, इंडिया के भी इस तरह वाले पार्ट में, तो राजस्थान इधर आएगा। तो इधर कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान की जो स्थिति है वो किधर आएगी, ग्लोब की बात करें, विश्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर पूर्व। इधर देखो नॉर्थ आया, इधर ईस्ट आया, तो राजस्थान किस तरफ आ रहा है आपका, NE, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान की स्थिति आएगी ग्लोब पर। ग्लोब पे राजस्थान कहां पे स्थित है, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब पे राजस्थान कहां स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से देखें, अक्षांश का मतलब क्या है, ये वाला, ये जो लाइनें हैं, है ना, ये जो लाइनें हैं आपके इस टाइप से, ये आपके पैरेलल जो लाइनें हैं, इस टाइप से पैरेलल लाइन है, वो आपके क्या होगी, वो अक्षांश रेखाएं होगी। इसमें जैसे अब है ना, इस टाइप से अक्षांश रेखाएं होगी, ये आपके पैरेलल लाइन है। इसी टाइप से यहाँ दक्षिण में भी ये पैरेलल लाइनें होगी, वो क्या है, सारी की सारी इस टाइप से अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। और ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये जो खड़ी लाइनें हैं वो क्या कहलाती है, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है, वो आपके देशांतर रेखाएं कहलाती है, इस टाइप से देशांतर रेखाएं कहलाएगी, इस टाइप से। तो ये ग्लोब जो बनता है इसमें राजस्थान कहां पे है ये बात अपन कर रहे हैं। तो राजस्थान, इंडिया लगभग इस टाइप से आता है, यहाँ आएगा, है ना, इंडिया यहाँ आएगा, तो राजस्थान भी क्या है, राजस्थान के इस टाइप वाले पार्ट में यहाँ कहीं राजस्थान आएगा, है ना। तो राजस्थान कहां पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आएगा। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से देखें तो, है ना, पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, उत्तर और पूर्वी एक साथ बात करेंगे तो कहां पे आएगा। अब क्वेश्चन बनता है यहां से कि राजस्थान की जो अक्षांशीय या देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान
यहाँ पे समझाने के हिसाब से बताया, एग्जैक्ट अभी अपन इसकी जब अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व में आ जाएगा, उत्तर पूर्व में। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व में या ग्लोब पर भूगोलिक के हिसाब से या भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पे आती है या कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की बात करें तो भारत की बात करें तो आपने भारत में इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा। जैसे तो आपके राजस्थान है इस टाइप से, मतलब यहाँ वाले पार्ट में राजस्थान आ जाएगा, है ना। राजस्थान कहाँ पे आ जाएगा, आपके इधर वाले पार्ट में राजस्थान आ जाएगा, है ना। इस टाइप से आप देखेंगे तो इस टाइप वाले पार्ट में यहाँ राजस्थान आ जाएगा, है ना। तो राजस्थान वाले, है ना, इस टाइप वाले यहाँ पे। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अब दिशा की बात करें तो ये दिशा क्या दिशा हो जाएगी राजस्थान के हिसाब से, तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा इंडिया का, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो दिशा कौन सी आएगी राजस्थान की, इंडिया के हिसाब से देखें, भारत के मैप में देखें तो राजस्थान यहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट, है ना, उत्तर पश्चिम। राजस्थान की दिशा कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। राजस्थान इंडिया के उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बनता है, एक क्वेश्चन है आपका यहां से बनता है कि भारत के मैप में या भारत में ना राजस्थान की जो स्थिति है वो किस तरफ है या कौन सी लोकेशन पे स्थित है राजस्थान, तो उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान है वो भारत के मैप में। तो राजस्थान यहाँ पे आपका राजस्थान है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में, है ना। ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आपके पूर्वी दिशा है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये दो क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन राजस्थान का विस्तार की बात करें कि राजस्थान का विस्तार है, विस्तार का मतलब क्या है, उसकी मैप में आप देखेंगे तो मैप में आप लोग देखेंगे आप मैप में देखेंगे तो भाई विस्तार का मतलब है यहां से लेकर के, है ना, दक्षिण से साउथ तक कितना विस्तार है और इससे, है ना, वेस्ट से ईस्ट कितना विस्तार है। विस्तार की बात अपन अक्षांश देशांतर के हिसाब से करेंगे, है ना। अभी अपन ने ग्लोब पे देखा था, तो ग्लोब पे कितने अक्षांश से राजस्थान शुरू होता है और कितने तक जाता है, मतलब कहां तक खत्म होता है। देशांतर की बात करेंगे, कितने देशांतर से शुरू होता है, तो उसी टाइप से अपन बात करें तो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, अर्थात यहां से, है ना। उत्तरी अक्षांश क्या मतलब क्या हुआ, ये आपकी 0 डिग्री हो गई। ग्लोब की बात करें तो ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री। अब यहां से आते आते यहाँ एक लाइन गुजरेगी, वो आपके 23 डिग्री हो जाएगी, है ना, 23 डिग्री इस टाइप से, जिसको अपन कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी। ये भी नॉर्थ है, ये 0 डिग्री है एक तरह से, इसके बाद वाला नॉर्थ हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, तो ये नॉर्थ, इसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा के नाम से भी इसको अपन जानेंगे। और इसी टाइप से इधर पैरेलल में जो साउथ की तरफ 23.5 डिग्री होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मकर रेखा कहते हैं। ग्लोब की बात कर रहे हैं ये अपन, है ना, ग्लोब पे बात कर रहे हैं। तो ये कर्क रेखा राजस्थान के इधर वाले। अब राजस्थान शुरू कहां से हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कहां से शुरू होता है, 23.5, है ना, कर्क रेखा जस्ट यहीं से गुजरती है, तो 23.5 से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है एक तरह से। तो 23 डिग्री 3 मिनट से ये स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होगा, वो ये आपका 23.5, है ना, 23.5 थोड़ा सा ऊपर रहेगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से से गुजरती है, आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने ये फैक्ट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से। तो आपको पता है अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री, है ना, यहां से ये आपका 23 डिग्री से शुरू हो जाएगा और 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से शुरू होकर के ये यहां तक अपन चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। यहां आते आते कितना हो जाएगा, ये
30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो आपका 23 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाता है ना। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर के 30 तक जाएगा। तो लगभग है ना, कितना हो गया, 23 से आपके 30 तक जा रहा है, तो 7 है ना, लगभग 7 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर आता है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय का मतलब क्या हुआ, इधर से यहां से है ना, देशांतर रेखाएं अपन अभी ग्लोब पे जानी थी ना, खड़ी जो लाइनें हैं 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन के पैरेलल जो खड़ी लाइन है वो देशांतर रेखाएं होती है। तो यहां से शुरू हो जाएगा ये है ना, ये आपके ये 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से है ना। अभी अपन ने जाना ये इधर आपका, क्योंकि ईस्ट गोलार्ध में ही तो है ना, राजस्थान कौन से हिस्से में पड़ता है, अभी अपन ने जाना थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान कौन से हिस्से में पड़ेगा, यहाँ वाले हिस्से में पड़ेगा राजस्थान। तो ईस्ट से शुरू होगा, ये ईस्ट से शुरू होगा और यहां से जब हम चलेंगे और इधर धौलपुर की तरफ पहुंचेंगे यहां तक, तो ये पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 78 डिग्री तक का हो जाएगा है ना। 78 डिग्री 17 मिनट तक ये आपका ईस्ट का विस्तार होगा। तो राजस्थान का ये समझने के हिसाब से अपन ने बना करके देखा है। बाकी आपको केवल ये फैक्ट है ये याद करना है, कैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, वो अपन को ध्यान याद करना है। कैसे, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, एन का मतलब क्या है, नॉर्थ उत्तर, अर्थात ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर का हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो भी होगा वो उत्तर होगा। तो अपन ने यहाँ पे शॉर्ट में इसको एन लिख दिया है ना, एन से लेकर के 30 है ना, 30 डिग्री 12 मिनट एन तक, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। फिर इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट है ना, 30 मिनट से शुरू होगा यहां से जैसलमेर से, और धौलपुर तक उधर जाएंगे तो वो 78 तक पहुंच जाएगा है ना। तो ये हाँ 70 डिग्री कौन से जिले से गुजरती है। अब देखो ये क्वेश्चन अब गलत थोड़ी होगा आप लोगों का, सबका सही होना चाहिए। भागचंद मीणा जी बिल्कुल, अब आप इसको देख करके भी आप अंदाज लगा सकते हो, इसको देख करके भी अंदाज लगा सकते हो। कैसे, एक जो ये अब देखो 69 तो यहाँ है, इसके जस्ट बाद वाला आपने पूछा है, इसके जस्ट बाद वाला ही तो आपने पूछा है कि 70 डिग्री, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ किसी एग्जाम में डेफिनेटली, तो ये क्वेश्चन पूछ भी कोई सा भी पूछ ले तो आप, कोई सा भी होगा तो भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद वाला जैसलमेर, आपको पता है जैसलमेर जो है काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, एरिया के हिसाब से जैसलमेर है काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो अगली देशांतर रेखा भी कहां पे आएगी, यहीं पे आएगी। अगली देशांतर रेखा भी क्या आएगी, यहीं पे आएगी जैसलमेर से, तो वो जैसलमेर से ही गुजरती है। 70 डिग्री देशांतर की है ना, 70 डिग्री देशांतर बोलेंगे आप इसको इस टाइप से, तो हाँ 70 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो भी यहीं से गुजरेगी, जैसलमेर जिले से ही गुजरेगी है ना। यहां से देख लो 69 है, अगली है वो जस्ट इसी से गुजरेगी, तो जैसलमेर से गुजरती है वो। तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको क्लियर हो गया होगा कि देशांतर क्या होती है और अक्षांश क्या होती है, ये क्लियरिटी है तो आप लोग समझ जाएंगे। ये जो आंकड़ा है वो आपको 2-3 बार पढ़ेंगे, आप इसको मेमोराइज करेंगे, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। स्थायी रूप से आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होगा बांसवाड़ा के इधर से, और आपके इधर उत्तर की तरफ चलेगा है ना। ईस्ट वाला देशांतरीय विस्तार इस टाइप से शुरू होगा, अक्षांशीय ऐसे शुरू होगा है ना। तो क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे एक अपन ने लिया है कि मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, राजस्थान का मैप में मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, अर्थात अगर इसमें अपन आपको यहां पे चले तो ये जो लाइन इस टाइप से अपन ने खींची है ये एक तरह से क्या होगी, ये मध्यवर्ती अक्षांश हो जाएगी। ये क्या होगी, ये मध्यवर्ती अक्षांश हो जाएगी। तो इसकी बात कर रहे हैं वहां पे अपन कि मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो कौन से डिग्री की होगी। तो अपन ने अभी जाना कितना है, 7 ही तो है, 7 अक्षांशों में तो राजस्थान फैला हुआ है लगभग 7। अभी सब आएगा है ना, कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है सब आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, 1 बाय स्टेप। हाँ तो वो अपन आगे चलते हैं। तो अब इसमें मध्यवर्ती अक्षांश अर्थात राजस्थान के सेंटर से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उसकी बात करें। अब अपन ने जाना कि अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है। तो
और है कहां तक, 30 तक जाता है। तो बीच वाली लाइन कौन सी होगी, ये आपके लगभग ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरेगी। ये जो अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के मध्यवर्ती पार्ट से गुजरेगी, जो कहां से निकलती है, जैसलमेर से। अब नया जिला है फलोदी, वहां से भी गुजरेगी ये। पहले तो फलोदी जोधपुर का ही पार्ट था, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट है। फिर ये नागौर से गुजरती है, नागौर का ही पार्ट था डीडवाना कुचामन, नया जिला, यहां से गुजरेगी ये। फिर जयपुर, अब जयपुर ग्रामीण अलग जिला हो गया, जयपुर ग्रामीण अलग, जयपुर शहर अलग जिला हो गया, तो यहां से दोनों से गुजरेगी, दौसा से गुजरेगी और आगे भरतपुर से गुजरेगी। तो ये जो 27 डिग्री, ये जो 27 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो है वो राजस्थान के मध्य वाले पार्ट से गुजरेगी। ये कहां से गुजरेगी, राजस्थान के बीच वाले पार्ट से। तो ये राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। अब ये नए बिल्कुल अपडेट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जानकारी है, थोड़ा सा 2 बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा। फिर राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर भी देख लेते हैं अपन। एक तो अपन ने अक्षांश देशांतर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अक्षांश देशांतर आपके समझ में आ गया होगा। इस टाइप से जो लाइन है सारी की सारी क्या है, अक्षांश। और इस टाइप की जो लाइन होगी वो क्या है, इस टाइप की जो लाइन होगी ग्लोब पे वो क्या है, देशांतर हो जाएगी। तो ये आप लोगों के अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं इस टाइप से अब गलती नहीं करेंगे आप लोग कि ये जो पैरेलल लाइनें है ये क्या होती है, अक्षांश होती है। खड़ी लाइनें होती है वो क्या है, वो आपके देशांतर होती है। तो राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है वो कौन सी है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। तो कहां से गुजरेगी, गंगानगर से शुरू होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर। अब ये नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है ब्यावर, जो कि अजमेर का ही पार्ट हुआ करता था पहले, अब नया डिस्ट्रिक्ट है। राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर, ये सलूम्बर भी पहले उदयपुर का ही पार्ट था, अब नया डिस्ट्रिक्ट है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इन डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के मध्यवर्ती पार्ट से वो लाइन गुजरेगी, वो कौन सी है, 74 डिग्री ईस्ट, अर्थात 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो बीचों बीच से गुजरेगी। और अक्षांश कौन सी है, 27। तो ये 2 फैक्ट आप यहां से ध्यान रखेंगे। वैसे याद हो ही गया होगा, डिस्ट्रिक्ट इतना डीपली याद होए तो ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं तो इतना कोई नहीं है। अब कर्क रेखा की जानकारी ले लेते हैं। कर्क रेखा होती क्या है, पहले तो अपन ये जान चुके हैं कि ग्लोब पे ये भी क्या है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको मेडिटेरियन अपन कहते हैं, है ना। तो उसके पैरेलल उत्तर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे जो लाइन गुजरती है, ये कोई खींची हुई लाइन है नहीं है, काल्पनिक लाइन है ऐसे ही, उसको क्या कर्क रेखा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे अपन, कर्क रेखा कहेंगे। इसको एक ग्लोब पे बना करके देख लेते हैं वापस इस टाइप से। तो ये जो लाइन है वो 0 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री, जिसको अपन अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी टाइप से लाइनें हैं, इसी टाइप से यहाँ पे लाइनें खींची हुई है, मतलब एक तरह से इस, और ये 23.5 डिग्री आपका दक्षिण हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, और ये आपका इधर वाला क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। इसको आप कर्क रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा। इसको आप मकर रेखा कहेंगे, इसको मकर रेखा नीचे वाली को। और ये आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा, है ना। तो ये आपके अक्षांश रेखा है, सारी की सारी क्या है, अक्षांश रेखा है, पैरेलल लाइनें हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कर्क रेखा, क्योंकि राजस्थान है वो उत्तर वाले पार्ट में, ग्लोब के उत्तर पूर्व वाले पार्ट में स्थित है। तो राजस्थान के यहाँ वाले हिस्से से ये आपके लाइन निकलती है ना, 23.5 डिग्री और 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है। तो यहां से ये लाइन गुजरती है, यहां से ये लाइन है वो गुजरती है आपके कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा इसको यहां से गुजरती है। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कुछ फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वो सारे फैक्ट जो भी काम के हैं वो अपन इकट्ठे है यहाँ पे देख लेते हैं। कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आपको पता चल गया कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा क्यों कहते हैं। तो इसको मकर रेखा और इसको कर्क, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने तक और उसके आधार पे निर्धारित किया गया है। सूर्य उत्तर दक्षिण होता रहता है ना ग्लोब पे, तो वो उस हिसाब से कर्क संक्रांति होती है, एक मकर संक्रांति होती है, अभी अपन ने मनाई है 14 जनवरी को मकर संक्रांति। ऐसे 21 जून को क्या होता है, कर्क संक्रांति होती है। अब सूर्य है
अभी जैसे क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में था, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम था, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, उत्तर की तरफ बढ़ेगा, तो वो एक तरह से वहां पे गर्मी का मौसम आ जाएगा। और 21 जून तक आते आते क्या होगा, वहां पे ये जो लाइन जहां से गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वहां पे वो पैरेलल चमकेगा, बिल्कुल 21 जून को क्या रहता है, वो बिल्कुल लंबवत रहेगा इस लाइन पे, है ना। तो उस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, जिसको अब विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वो सबसे बड़ा दिन हुआ करता है। और उस दिन की जो नाइट होती है, रात होती है, वो सबसे छोटी हुआ करती है। तो वो करक संक्रांति बोलते हैं, जैसे अपन ने अभी मकर संक्रांति बनाई, अर्थात सूर्य क्या दक्षिणी गोलार्ध में था, 22 जून का है ना, 22 दिसंबर की जो रात होती है वो उसमें छोटी होती है। तो ऐसे ही 21 जून का जो दिन होगा, जो कि कर्क रेखा के मतलब उस दिन कर्क रेखा वाला जो एरिया होता है उस पे सूर्य लंबवत होता है ना। तो 21 जून को उसी हिसाब से, वो 21 जून को आप याद रखेंगे, वैसे भी जीके के हिसाब से क्या मनाया जाता है, विश्व योग, है ना, योग दिवस के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। अब थोड़ी चीजें अपन जान लेते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की कहां से गुजरती है, तो देखिए कहां से गुजरती है, पहले तो दो जिलों से गुजरती है। कौन से जिलों से, एक तो आपके बांसवाड़ा, थोड़ा सा हिस्सा डूंगरपुर का भी लगता है, मेजर हिस्सा बांसवाड़ा का, थोड़ा सा हिस्सा डूंगरपुर का भी लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स पूछ ले आपसे कि राजस्थान के कौन से जिलों से कर्क रेखा है गुजरती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। फिर राजस्थान में अब देखो, यहां से यहां तक की लंबाई की बात करेंगे तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई ये वाली, बिल्कुल थोड़ी सी लंबाई है, ज्यादा नहीं है। तो कितनी सी है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो पूरे ग्लोब पे है कर्क रेखा, तो आपको पता चल रहा होगा ना, यहां से लेकर के पैरेलल पूरे ग्लोब के है, पृथ्वी के चारों ओर है ना, ग्लोब के चारों ओर है। लेकिन यहाँ पे अपने राजस्थान में कितना हिस्सा आता है, तो वो मात्र 26 किलोमीटर का हिस्सा ही आता है, 26 किलोमीटर का हिस्सा ही आता है। पहले इधर राजस्थान से पहले कौन सा आ जाएगा स्टेट, गुजरात आ जाएगा, फिर आगे इधर वापस कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इस टाइप से वो, है ना, सारे के सारे 8 पूरे के पूरे 8 स्टेट आते हैं। तो दो चीजें होगी, एक तो अपन को इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, अर्थात इसका कितनी मतलब दूरी से गुजरती है वो पता कर लिया अपन ने, कितनी है 26 किलोमीटर। कौन से दो जिलों से गुजरती है ये भी देख लिया कि साउथ वाले दक्षिण राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा है और एक है डूंगरपुर। डूंगरपुर में बिल्कुल थोड़ी सी नजदीक। अब एक क्वेश्चन यहां से ये पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट्स तो अपन ने पता कर लिया, दो डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन हाँ दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी, डेफिनेटली दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी। 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है तो उस दिन रात छोटी हो जाएगी। टाइम तो वही 24 घंटे का ही है, उसी में दिन रात का टाइम होता है ना, दिन रात है वो सूर्य दिखने के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो सबसे नजदीकी शहर है वो कौन सा है, वो आपके कुशलगढ़ शहर है। कहां पे है, आप पड़ता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो बांसवाड़ा में ही है ना। कहां पे पड़ता है ये, तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही मतलब एक सिटी है, कुशलगढ़ करके कस्बा है, वो इस लाइन के सबसे इस लाइन के सबसे नजदीक में होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बांसवाड़ा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना और एक जिला होना अलग चीज है ना, हेडक्वार्टर अलग भी हो जाता है कई बार अलग। सर्वाधिक दूर, अब मुझे ये बताओ सर्वाधिक दूर या शहर या जिला मुख्यालय कौन सा होगा। देखो बिल्कुल लॉजिकली सोचो, यहां से गुजरती है राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट से कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे दूर दक्षिण मतलब दूर पूछा है, सबसे दूर वाला शहर या जिला मुख्यालय कौन सा होगा, तो सबसे उत्तर में यहाँ पे कौन सा शहर होगा या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो गंगानगर है। सबसे उत्तर में यहाँ पे कौन सा है, गंगानगर है, राजस्थान के उत्तर वाले पार्ट में, है ना, पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर पे, तो गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना क्या पूछा है, सबसे दूर, नजदीक अर्थात जहां से गुजरती है वो सबसे नजदीक हो गया, तो सबसे दूर कौन सा होगा, सबसे दूर कर्क रेखा से दूर सबसे कौन होगा, गंगानगर हो जाएगा। तो चाहे सिटी पूछ ले चाहे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, दोनों ही कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। माई नदी, नदियों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिक्र कर देते हैं क्योंकि कर्क रेखा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो कर्क रेखा को दो बार काटती है माई नदी। कौन सी नदी, माई नदी। तो माई नदी क्या होता है, इधर से बह करके आती है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आकर के ऐसे चली जाती है। तो माही नदी क्या करेगी,
दो बार काटेगी। कैसे? एक बार यहां से, एक बार यहां से, इस टाइप से, है ना। इधर से मध्य प्रदेश की तरफ से आएगी, इधर लेकर के वापिस गुजरात में चली जाएगी। तो दो बार काट दिया उसने। क्या किया? कर्क रेखा को दो बार काट दिया। एक तो ये कर्क रेखा। अब अपन से कई बार एक जानकारी के लिए ले लेते हैं, वैसे तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है क्या कर्क रेखा? तो कर्क रेखा राज्यों की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान से गुजरती है तो डेफिनेटली राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से भी तो गुजरेगी ना। तो पहले आपके गुजरात हो जाता है, फिर राजस्थान हो गया, है ना। तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अगला पड़ोसी आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो आपको एक मैप बना करके देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो यहां इस टाइप से जो लाइन गुजरेगी एक तरह से, इस टाइप से अपन ने अभी देखा अपन ने कि यहां से जो लाइन गुजरती है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 8 कहां से? 8 स्टेट से गुजरेगी। कौन कौन से? गुजरात से गुजरेगी। देखो गुजरात है यहां से, फिर आपके इधर राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, है ना। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल आ गया, फिर इधर त्रिपुरा आ गया और इधर आपके मिजोरम आ गया। तो 8 राज्यों से भी गुजरती है। ये कुछ चीजें थी जो कर्क रेखा से। बाकी अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक आएगा वहां पे रेफरेंस आएगा तो मैं आपको बताता ही चलूंगा। तो ये कर्क रेखा से संबंधित, कर्क रेखा क्या होती है ये अपन ने जान लिया। कर्क रेखा से संबंधित राजस्थान में क्या क्या चीजें होती है वो अपन ने जान लिया कि कहां से गुजरती है, कौन सी नदी से रिलेटेड है। तो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों के। अब अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की जो सीमाएं हैं, सीमा तो समझते हो ना भाई, किस के साथ में इस टाइप से बॉर्डर की बात करें। राजस्थान को अपन मैप बना करके देख ले एक बार। तो राजस्थान का मैप आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान का मैप आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके चारों ओर मतलब एक तरह से देखेंगे, ये पतंग की टाइप से आपको आकृति दिख रही होगी। तो इसकी इधर पाकिस्तान है ना, इधर वाली बॉर्डर क्या है? पाकिस्तान है। यहां से इस टाइप से कौन सा देश है? पास में पाकिस्तान है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी पाकिस्तान के साथ में। इधर पंजाब हरियाणा है, तो इधर जैसे पंजाब है ऊपर में, फिर यहाँ पे हरियाणा है ना, इधर यूपी है, इधर आपके एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, इधर आपके गुजरात हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से खूब सारे मतलब गुजरात हो जाएगा। तो राजस्थान की चारों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है राजस्थान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है वो क्या हमारा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। वो कैसा बॉर्डर है? ये वाला जो बॉर्डर है यहां से शुरू होकर के इस टाइप से, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर कैसा है? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, अर्थात पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये वाला जो बॉर्डर है पूरा का पूरा वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे जो बीच में सेंटर वाले हिस्से में स्थित है, वो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। हाँ, पतंग जैसा ही आपको दिख रहा होगा ना, अभी पतंग आप लोगों ने उड़ाई होगी तो दिख रहा होगा इस टाइप से, पतंग से मिलता जुलता ही है। या फिर अपन इसको ज्यामितीय आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंग से मिलती जुलती आकृति है। तो आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग जैसी आकृति है। पतंग अपन लोगों ने अभी उड़ाई थी ना, तो वैसा पतंग जैसा ही दिखता है अपना राजस्थान मैप में, ऐसे देखते हैं तो। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण, उत्तर कौन सा? ये वाला। उत्तर का मतलब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा। दक्षिण मतलब ये वाला हिस्सा। ईस्ट आपका ये हो गया ईस्ट, और ये आपका हो गया वेस्ट इधर। तो इसकी बात करें यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, तो ये जो लंबाई है कितनी है? ये आपके हो जाती है 826 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 826 किलोमीटर। तो एक तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक अपन चलेंगे तो आपको कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। आप गंगानगर से शुरू होकर के बांसवाड़ा तक जाते हैं राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में, तब आपको लगभग कितना चलना पड़ेगा? 826 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। फिर इधर से यहां से आप चलते हैं, जैसलमेर से स्टार्ट करते हैं और आप यहां तक जाते हैं धौलपुर तक।
तब आपको कितना चलना पड़ेगा, ये वाली थोड़ी चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाती है, कितनी है 86, ये वाली कितनी हो जाती है 869 किलोमीटर। ये अब आपको समझ में आ गया कि राजस्थान है वो चौड़ाई में ज्यादा है ना, लंबाई से ज्यादा राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। कुल स्थलीय सीमा, अब अपने पास में जलीय सीमा तो है नहीं, सीमाएं क्या होती है, जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है जल है, यहाँ पे क्या है अरब सागर है, अरब सागर है ना, यहाँ पे अरब सागर है, आगे यहाँ हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे तो क्या है जल है, बंगाल की खाड़ी है मतलब जल है, तो यहाँ पे जलीय सीमाएं है ना, यहाँ पे जलीय सीमाएं, लेकिन राजस्थान का तो कोई जल में समुद्र से कोई भी हिस्सा नहीं लगता है, तो राजस्थान के पास में जलीय सीमा नहीं है, राजस्थान के पास में किसी भी तरह की जलीय सीमा नहीं है। हमारे पास में जो भी बाउंड्री है वो कैसी है, वो सारी की सारी स्थलीय सीमा है। तो ये जितनी भी बॉर्डर है वो क्या है, अपने पास में स्थलीय सीमा है। टोटल का टोटल क्या है, स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा हमारे पास में नहीं है ना, जलीय सीमा हमारे पास में नहीं है। अब देखो ये जो अपन ने अलग कलर से दिखाई है ग्रीन कलर से, इसको अपन अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्या होता है, दो देशों के बीच का, दो देशों से के बीच में जो बॉर्डर होता है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहलाता है। दो देशों के बीच में जो बॉर्डर होता है, सीमा होती है, वो क्या कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अर्थात दो राष्ट्रों को अलग करने वाली बाउंड्री। तो ये आपके 1070 किलोमीटर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है 1070 किलोमीटर, जो कि गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक जाएगी। गंगानगर से है ना, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर है ना, बीच में फलोदी का भी कुछ हिस्सा लगेगा, और फिर आपके यहाँ है ना जैसलमेर, और फिर बाड़मेर। तो ये टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाती है हमारे पास में, वो 1070 किलोमीटर। कुल सीमा कितनी, कुल सीमा का मतलब क्या हुआ, आप यहां से शुरू करें, घूम फिर करके वापस पूरे यहां तक आएंगे, तब तक आपको कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर है वो पूरा राजस्थान का एक तरह से क्या है, ये एक इसकी एक तरह से पूरी है ना, पूरा का पूरा इसका परिधि टाइप से हो जाएगा। इसके चारों ओर आप घूम करके आएंगे तो आपको 5,920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये राजस्थान की स्थलीय सीमा हो जाती है, राजस्थान की स्थलीय सीमा हो जाती है। स्थलीय सीमा में से आप घटा देंगे क्या, स्थलीय सीमा अर्थात टोटल जो सीमा है, स्थलीय सीमा ही है हमारे पास में, जलीय सीमा तो है नहीं, तो इसमें से आप ये घटा देंगे, ये टोटल जो है उसमें से टोटल कितनी है 5920, इसमें से आप 1070 घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, ये वाला बच जाएगा, ये वाली, क्योंकि टोटल में से ये वाला हिस्सा घटा दिया तो ये वाला बच जाएगा, तो ये आपके अंतरराज्यीय सीमा ऑटोमेटिक ही आ जाएगी है ना, 4850 किलोमीटर। ये आपकी राज्यों के साथ में, अर्थात यहां से शुरू करें, चाहे आप पंजाब हरियाणा से शुरू करें, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात वाला जो बॉर्डर है वो कितना हो जाएगा 4850 किलोमीटर का आपका अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है, दो राज्यों के बीच में जो सीमा होती है, दो राज्यों के बीच में जो बाउंड्री होती है वो अंतरराज्यीय कहलाएगी। अब इस जो ये जो अपने पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, क्योंकि वैसे तो वो जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाती है, जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब है ना, पंजाब वगैरह, फिर अपना राजस्थान आता है, फिर गुजरात में भी जाती है वो बॉर्डर। तो पूरी की पूरी जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। इसको भी अलग करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है ये, भारत और पाक के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन के सर रेड क्लिफ थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसका मार्किंग किया था, सीमांकन किया था है ना मैप पे, तो उनके नाम से इसको जाना जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब सर रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ये लाइन है वो मार्क की थी, सीमांकन किया था। तो ये जो पूरी लाइन है ये तो कहां से शुरू हो जाएगी, जम्मू कश्मीर से ही शुरू हो जाएगी, गुजरात तक जाएगी। तो राजस्थान में इसका जो हिस्सा है वो कितना है, लगभग 32.19%। अब 32% याद कर लीजिएगा, राजस्थान से गुजरती है
ये जो 1070 किलोमीटर है वो मतलब 32% है वो राजस्थान से गुजरती है। तो ये जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन भी कहलाएगा। हालांकि पूरा का पूरा बॉर्डर है भारत पाक के बीच वाला, उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। कैसे बनी वो अपन जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें वापस वही चीजें दी हुई है सेम जो अपन पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट इसको, है ना। वो सेम चीजें हैं जो अभी अपन ने देखी है वही है, इसमें ज्यादा कुछ भी नया नहीं है। तो कर्क रेखा, अपन ने कर्क रेखा जान चुके हैं, ये आपकी कर्क रेखा है ना। उत्तरी अक्षांश से यहाँ से राजस्थान शुरू होता है, यहाँ तक आपका राजस्थान जाता है ना, यहाँ तक राजस्थान जाता है। तो ये आपके है ना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर अपन जान चुके हैं, ये भी अपन जान चुके हैं, ये वाली लंबाई भी अपन जान चुके हैं, है ना, ये भी देख चुके हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी जान लिया था कि सेंटर बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो कौन सी थी, 27 डिग्री अक्षांश, है ना, उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो आपके सेंटर, अर्थात कहां से गुजरती है, राजस्थान के मध्यवर्ती पार्ट से गुजरेगी, मध्यवर्ती। इसके बात कर लें अगर देशांतर की, तो ये आपके 74, कौन सी हो जाएगी, 74 डिग्री देशांतर, है ना, ईस्ट वाली, ईस्ट हो जाएगी। 74 डिग्री ईस्ट जो है वो आपके मध्यवर्ती पार्ट हो जाएगा, ये भी मध्यवर्ती हो जाएगा। ये लंबाई अपन जान चुके हैं, चौड़ाई भी अपन जान चुके हैं। तो ये तो वही फैक्ट है जो अभी अपन ने देखे थे सारे के सारे। इसके अलावा एक दो फैक्ट और है यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, और उनको भी देख लेते हैं। तो एक तो राजस्थान का ये जो गंगानगर है, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कोणा या कोणा गांव है। क्या नाम है, कोणा गांव। इस टाइप से आप इसको याद करेंगे। कौन सा गांव है, कोणा गांव। तो एक गांव है यहाँ पे गंगानगर का, कोणा गांव, कोणा विलेज, छोटा सा गांव है कोणा गांव। वो आपका राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है। कहां पे है, तो गंगानगर में। कहां पे है ये गांव, गंगानगर में, यहां पे। तो ये कोणा विलेज से सबसे उत्तर का विलेज है, सबसे उत्तरतम विलेज कौन सा है, कोणा। अब अपन साउथ में चलेंगे तो यहाँ पे बांसवाड़ा का एक और गांव है जिसका नाम है बोरकुंड। बांसवाड़ा का बोरकुंड, ये आपके बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के चारों कोनों में स्थित गांव की बात करें, धौलपुर में एक गांव है जिसका नाम है सिलाना या सलाना, इस टाइप का। ये धौलपुर में है। कहां पे है, धौलपुर में, धौलपुर में। तो ये आपका सबसे ईस्ट वाला गांव हो जाएगा, सबसे ईस्ट का गांव हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये इधर आपका साउथ हो गया, तो इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गांव है सबसे अंत में, है ना, पश्चिम वाले पार्ट में सबसे अंत में जो गांव है उसका नाम क्या है, कटरा। कटरा गांव है, कटरा नाम का। और ये कहां पे है, सम जैसलमेर, सम के जो दोहरे फेमस है ना, वहीं पे ये गांव है जैसलमेर में। तो ये 4 गांव भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी कोणों पे स्थित गांव की बात करें तो उत्तर में, सबसे उत्तर में जो गांव है वो है कोणा या कोण गांव। कहां पे है, गंगानगर में। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बोरकुंड, कहां पे है, बांसवाड़ा में। फिर अपन जैसलमेर की तरफ चलते हैं पश्चिम वाले पार्ट में, तो कटरा नाम का गांव है, कटरा नाम का गांव है सम, है ना, सम के दोरू में, वहीं पे जैसलमेर में। और इधर आएंगे तो सिलाना या सिलाना करके गांव है वो धौलपुर में। तो ये 4 गांव हैं वो आपके राजस्थान के चारों कोनों पे स्थित है। ये जानकारी भी अपन ने ली। अब एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें अपन देखो राजस्थान को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के जिले, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या हुआ था, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसा। अपन क्या करते हैं, राजस्थान के इधर वाले डिस्ट्रिक्ट तो सब याद करते हैं कि भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, पहले भी अपन को पता था, अब नए हैं वो भी पता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने उधर वाला पूछ लिया, बॉर्डर पार चला गया एग्जामिनर। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं क्यों पढ़े अपन, पाकिस्तान का अपन को क्या लेना देना। तो वो भी अपन साथ में देख लेते हैं ना। तो अब इसको मैप में ही देखते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके एक तरह से।
तो इधर वाला जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान है इधर, तो अपन को ये तो पता है कि गंगानगर है, उसके बाद में नया डिस्ट्रिक्ट बन गया अनूपगढ़ है, फिर इधर बीकानेर आ गया, इधर जैसलमेर आ गया और इधर आपका बाड़मेर आ गया। ये तो अपन को पता है कि ये अपने राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाते हैं, ये अपन को पता है। अब पाकिस्तान के उधर भी तो डिस्ट्रिक्ट होंगे ना पाकिस्तान के, तो वो भी एक नजर डाल लीजिएगा। अपने यहाँ पे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, ये आपका गंगानगर, ये आपका नया बन गया अनूपगढ़, ये आपका बीकानेर, इधर जैसलमेर और ये आपका पुराना बाड़मेर है ही। तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट थे। अब हालांकि बीच में फलोदी का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें लगेगा, यहाँ पे जैसलमेर वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा बचा करके इन्होंने रखा है ना, तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा जैसलमेर, ये फलोदी का हिस्सा भी लगेगा थोड़ा सा इस टाइप से, फलोदी है इधर तो ये फलोदी का हिस्सा भी इसमें लगेगा। तो ये है ना, फलोदी का हिस्सा भी लगता है थोड़ा सा, जैसलमेर का कुछ हिस्सा फलोदी में डाला था, वो बिल्कुल 9 ग्राम पंचायत है उस वाला हिस्सा, तो ये भी लगता है। तो आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? अब डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए देखो, काउंट करके देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये 6। तो अपने बॉर्डर पे एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट या जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने, हाँ फलोदी का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल। इसी प्रकार पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जो अपने यहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं राजस्थान के साथ में, तो उनकी बात करें तो वो बावलपुर है ना, रहीम यार खान है, घोटकी है, सुकुर है, खेरपुर है, ये संगर है, उमरकोट है और थारपारकर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। आप नाम देख लीजिएगा, याद रहे तो भी ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, वो एक बार कोई पूछ लिया था गलती से, तब के बाद में बहुत बार ज्यादा डीप में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी इतना नहीं, अपन इतना याद कर लीजिएगा, ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसके 6 डिस्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान का एक इधर कौन सा है, पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, पाकिस्तान में भी पंजाब है और इधर भी पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से के 3 प्रांत मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और सिंध अपने यहाँ पे जो थार मरुस्थल है उसी का पार्ट था, सिंधी बोली जाने वाला एक सांस्कृतिक प्रदेश था पूरा का पूरा सिंध, है ना। तो ये सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट, कुल मिलाकर के 9 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के जो ये नाम दिए हुए हैं। कुल मिलाकर के कितने डिस्ट्रिक्ट है? 9 जिले हैं, 9 जिले हैं, वो आपके यहाँ पे टच होते हैं इसके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब हमारा पड़ोसी है, और पंजाब के साथ में बॉर्डर कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, ये नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, कोटपुतली बेरोड ये भी लगेगा, खेरतल, तिजारा ये भी लगेगा, अलवर और अब नया डिस्ट्रिक्ट है डीग। तो ये अपने राजस्थान के मतलब ये है ना, पंजाब और हरियाणा हमारे पड़ोसी स्टेट है, उनके जिले कौन कौन से अपने टच होते हैं वो बात की अपन ने। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पहले 2 ही थे, अब एक नया डिस्ट्रिक्ट आ गया, कौन सा? डीग। पहले उत्तर प्रदेश के साथ में धौलपुर था और भरतपुर ही बॉर्डर बनाता था, अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया अशोक गहलोत जी ने, डीग, तो वो भी इसमें शामिल होगा। मध्य प्रदेश के साथ में 10 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं बॉर्डर अब, है ना, तो धौलपुर, करौली, धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ में भी बनाता है, यूपी के साथ में भी, है ना, अभी पढ़ा था ना अपन ने, यूपी के साथ में भी प्लस एमपी के साथ में भी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ में हमारे जो बॉर्डर बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट है वो 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से? दक्षिण राजस्थान वाले जो जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अभी एक नया आ गया इसमें, कौन सा? सांचौर, ये तो पहले ही थे ऑलरेडी, तो बाड़मेर। ये गुजरात के साथ में बॉर्डर बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट है, इनकी बात अपन ने की। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं तो टोटल 29, 50 में से 29 डिस्ट्रिक्ट से वो सीमा बनाएंगे कहीं न कहीं, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट से वो कितने हैं? 25। अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के साथ में, जैसे पंजाब के साथ में हरियाणा, इस टाइप से। अंतर्वर्ती जिले 21 है, पहले 8 हुआ करते थे, अब बढ़कर के कितने? 21 हो गए, अर्थात इनकी सीमा किसी के साथ में नहीं लगे। ये एक तरह से इन
एक तरह से इंटरलॉक कह सकते हैं इनको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, बड़ा तो अब भी वही है। कौन सा था बड़ा पहले? जैसलमेर ही था बड़ा, तो वो अब भी है बड़ा। तो सबसे छोटा जोधपुर सिटी हो जाएगा। जोधपुर सिटी है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर की क्लास है क्या?